जी बेटा, तो लास्ट क्लास में आपसे बात हमने की थी चार्ल्स लॉ के हवाले से, और आपको चार्ल्स लॉ समझाया था कि चार्ल्स लॉ क्या होता है। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। अगला हमारे पास जो तीसरा लॉ है वो है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ हमारे पास जो है वो क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to number of moles of that gas at constant temperature and pressure। अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो दो अलग अलग गैसेस हैं। मिसाल के तौर पे एक गैस है मेरे पास हाइड्रोजन और एक गैस है ऑक्सीजन। ठीक है, इसको मैं मैथमेटिकली लिख दूं पहले। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मान लो ये दो चेंबर्स है मेरे पास। ये चेंबर हाइड्रोजन का है और ये चेंबर ऑक्सीजन का है। ठीक है, अच्छा, दोनों चेंबर्स के ऊपर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है 1 dm³। मान लो, सॉरी, टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, या बल्कि केल्विन में लिखते हैं क्योंकि कल आप लोगों को बात केल्विन के ऊपर समझाई है, तो केल्विन में लिख लेते हैं कि 300 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है दोनों चेंबर्स का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का। टेम्परेचर दोनों चेंबर्स का कितना है? 300 केल्विन। जब ये दो चीजें कांस्टेंट हो दोनों गैसेस की, तो और फॉर एग्जांपल, तो जब ये दो चीजें कांस्टेंट होगी तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1 है, तो ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है, अब अगर मैं हाइड्रोजन के मोल्स को बढ़ाता हूं, यानी कि हाइड्रोजन के मोल को 1 से बढ़ाकर 2 कर देता हूं और ऑक्सीजन के मोल को भी 1 से बढ़ाकर 2 मोल कर देता हूं, तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा, जैसे मिसाल के तौर पे 1 पर इसका वॉल्यूम 100 था और इसका वॉल्यूम भी 100 था, तो जैसे ही मैं इसके मोल को 1 से बढ़ाकर 2 करूंगा, कंडीशन में नहीं बदल रहा, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, तो वॉल्यूम भी 1 से बढ़कर, मतलब 100 से बढ़कर डबल हो जाएगा। ये 1, ये 2, ये चीज। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉ है कि देखो बॉयल्स लॉ में क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन था। चार्ल्स लॉ में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन था। यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हैं, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन, यानी कि मोल बढ़ाऊंगा वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाऊंगा मोल बढ़ेगा, बस इतनी सी बात। अगर मैं इसकी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूं, जैसे कि मैंने दूसरे लॉज में आप लोगों से की है, दूसरे लॉज में आप लोगों को समझाई है, तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल लगाते हैं, आपको पता है क्या आता है? कांस्टेंट आता है, कोई ना कोई नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, यहाँ कांस्टेंट क्या है? यहाँ कांस्टेंट है के। अच्छा, मुझे कोई बताएगा के कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 1 सर। 1 होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। n को डिवाइड करते हो अगर उधर लाके, तो क्या हो जाएगा? v अपॉन n इज इक्वल टू k। अब मैं अगर इसको इनिशियल और फाइनल सिस्टम में बनाऊं, फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेस, स्टेज, इनिशियल और फाइनल स्टेज पर क्या है? ये नंबर ऑफ मोल 1 है, ये नंबर ऑफ मोल 2 है। इसी तरीके से ये नंबर ऑफ मोल 1 है, ये नंबर ऑफ मोल 2 है। ये वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, तो क्या हो जाएगा?
v upon 1 divided by n upon 1 n1 is equal to v2 divided by n2। देखो जब प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन दोनों पे कांस्टेंट है तो v1 और n1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और सेम इसी तरीके से v2 और n2 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जब दोनों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इक्वेशन इस तरीके से ड्राइव करूंगा तो v1 अपॉन n1 बराबर आ जाएगा k के, और अगर दूसरी कंडीशन पे करूंगा तो v2 अपॉन n2 बराबर आ जाएगा k के। अब जो दोनों इक्वेशन की एक साइड इक्वल है k, तो दोनों की जो दूसरी साइड है उसको भी इक्वल लिया जा सकता है। ये हमें मैथमेटिक्स बताती है, पिछले लॉज में भी मैं ये चीज आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो v1 अपॉन n1 v2 अपॉन n2 ये आपका फॉर्मूला आ गया एवोगाड्रोस लॉ। बहुत सिंपल सा लॉ, ठीक है। अब इस लॉ का इस्तेमाल कहाँ होता है, क्या इसके यूजेस है सर? तो लॉ का इस्तेमाल बहुत सिंपल है बेटा। ये लॉ का इस्तेमाल एटम्स और मॉलिक्यूल्स की तादाद पता करने के लिए भी किया जाता है। आपको याद होगा आपने 9 में एवोगाड्रोस के न्यूमेरिकल किए होंगे, एवोगाड्रोस के न्यूमेरिकल, जिसमें आप नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल याद कर निकालते थे। कुछ याद आ रहा है इस बारे में? जी सर। तो वो जो न्यूमेरिकल होता है ना वो इसी थ्योरी से रिलेट करता है, यानी कि जो असल में उसने ये लॉ दिया था, फिर इस लॉ के हाइपोथेसिस में मजीद थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वो फिर वो एवोगाड्रोस के फॉर्मूला आ जाते हैं जो आपने 9 में पढ़ चुके हो, ठीक है। एक तो हमें एटम या मॉलिक्यूल की तादाद पता चलती है किसी भी सैंपल की, दूसरा हमें एटम्स और मॉलिक्यूल का जो वजन है ना वो भी पता चलता है एवोगाड्रोस लॉ में, ठीक है। बात समझ में आई? जी सर। इसमें कोई सवाल या कंफ्यूजन अगर किसी को है तो बेटा पूछ लीजिए। नो सर। स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे चलते हैं। ले लिया? जी सर ले लिया स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ जा रहा हूँ और पेपर में ना ये डेरिवेशन आती है और आप लोगों ने मैट्रिक में भी की हुई है, लेकिन इसको फिर मैं एक बार दोबारा करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा है और पेपर के लिए इम्पोर्टेंट भी है। जनरल गैस इक्वेशन। अच्छा, जनरल गैस इक्वेशन यहाँ पर किस तरीके से की जाती है, बड़े बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। पेपर में सवाल आ जाता है कि भाई आप जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमने 3 लॉज पढ़े ना, सबसे पहला बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ और फिर तीसरा एवोगाड्रोस लॉ। इन तीनों लॉज को मिलाना पड़ता है, इन तीनों लॉज को मिला देते हैं तो जनरल गैस इक्वेशन आ जाती है। अब डेरिवेशन करने का क्या तरीका है? डेरिवेशन करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले बॉयल्स लॉ की हेडिंग डालनी है, ठीक है। जब बॉयल्स लॉ की हेडिंग डालोगे तो उसके नीचे बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट लिखोगे पूरी इंग्लिश में कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर, यानी कि प्रॉपर वे में आपने स्टेटमेंट लिखनी है बॉयल्स लॉ, ठीक है। स्टेटमेंट लिख ली। स्टेटमेंट लिखने के बाद इसकी जो बॉयल्स लॉ की वो है इक्वेशन है, क्या है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसको आप कह दो इक्वेशन 1 क्या नाम देकर छोड़ो, ठीक है। अब बिल्कुल डेरिवेशन का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना है, ठीक है। फिर दूसरी हेडिंग डालोगे आप चार्ल्स लॉ की, चार्ल्स लॉ, ठीक है। जब चार्ल्स लॉ की हेडिंग डालोगे तो चार्ल्स लॉ की हेडिंग के अंदर भी पहले आपने क्या करना है, पहले पूरी इंग्लिश वाली स्टेटमेंट लिखनी है इसकी कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, पूरी स्टेटमेंट लिखी इंग्लिश में। उसके नीचे जो स्टेटमेंट की मैथमेटिकल फॉर्म है ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर, आपने ये लिख दिया। अच्छा, अक्सर बच्चों को मैं यहाँ पर एक गलती करते हुए देखता हूँ, चार्ल्स तो आप लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अक्सर बच्चे लिख देते हैं टेंपरेचर। अगर लिखोगे सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, पूरी इक्वेशन गलत हो जाएगी, पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर लिखना जरूरी है, क्योंकि टेंपरेचर तो फ़ारेनहाइट भी होता है, सेल्सियस भी होता है, और ये बात हमें पता है कि चार्ल्स लॉ बना ही केल्विन पर है। एब्सोल्यूट को मेंशन करना बड़ा लाजमी होता है यहाँ पर, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। दूसरा लॉ आ गया। अब तीसरा लॉ कौन सा है? तीसरा लॉ एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है ना, एवोगाड्रोस लॉ।
अब एवोगैड्रोस लॉ की हेडिंग डालोगे, फिर एवोगैड्रोस लॉ की हेडिंग डालकर उसकी स्टेटमेंट लिखोगे प्रॉपर, ठीक है? तो टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट और क्या कह रहे हो? सर सर टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट या केल्विन सारे आते हैं, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर आवाज कट रही है बेटा, दोबारा बोलिए। सर आप बोल रहे हैं कि टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर लिखेंगे तो रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें केल्विन और सारे आ जाते हैं और डिवाइड टेम्परेचर आते हैं, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कौन सा एब्सोल्यूट केल्विन होता है ना, टेम्परेचर में तो सब आते हैं जनरली, केल्विन भी आ रहा है, फ़ारेनहाइट भी आ रहा है, सेल्सियस स्केल भी आ रहा है, लेकिन जब आप मेंशन करते हो ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो वो रेफर करते हैं सिर्फ और सिर्फ केल्विन स्केल, और ये लॉ केल्विन स्केल पर ही बना है, ठीक है? ये आगे तीसरी स्टेटमेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको आपने इक्वेशन 3 कह दिया, ठीक है? अब तीनों स्टेटमेंट्स आ गई हैं आपके पास, आपने तीनों की स्टेटमेंट लिख ली, फिर मैथमेटिकल फॉर्म लिख ली। पेपर में मैं फिर कह रहा हूँ, कोई डायरेक्ट हेडिंग डाल के मैथमेटिकल फॉर्म नहीं लिखना, पहले स्टेटमेंट लिखना फिर मैथमेटिकल फॉर्म लिखना। कभी अगर ऐसा हो कि टाइम नहीं है सर, 5 मिनट रह गए पेपर खत्म होने में, अब क्या करें, तब मजबूरी है फिर स्टेटमेंट लिखने में टाइम जाया मत करना, फिर जल्दी बस ये लिखना, इसके साथ ब्रैकेट में बॉयल्स लॉ लिख देना, इसके साथ ब्रैकेट में चार्ल्स लॉ लिख देना, इसके साथ ब्रैकेट में एवोगाड्रोस लॉ लिखकर आगे की डेरिवेशन करना, ठीक है ना? वो मजबूरी में, लेकिन मजबूरी ना कभी कभी होती है, मजबूरी कोशिश करनी है अवॉइड करने की, मजबूरी बनानी नहीं है इस चीज को, ठीक है ना भाई? अच्छा, अब 3 इक्वेशंस आपके सामने आ गई, इन 3 इक्वेशंस सर डेरिवेशन पूरी सॉल्व करनी होगी या फिर जो है वो सिर्फ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इस तरह वो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर? अभी आगे पूरी डेरिवेशन करा रहा हूँ, पूरी नहीं हुई, ठीक है? अच्छा अब सुनो, देखो तीनों इक्वेशंस की आप देखो, अगर गौर करो तो एक साइड इक्वल है, एक साइड सेम है, तो मैथमेटिक्स कहती है कि अगर ऐसा हो कभी कि 3 2 3 3000 4000 10000 20000 जितनी भी इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस की अगर एक साइड सबकी एक जैसी है तो आप उनको कंबाइन कर सकते हैं। तो मैं कंबाइन कर लेता हूँ, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशंस को मैंने कर दिया कंबाइन, ठीक है? तीनों इक्वेशंस को कंबाइन किया तो क्या हो जाएगा, v इज, पहले इसको लिखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p डॉट t डॉट और n, ये वाला स्टेप समझ में आया? डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, इसको मल्टीप्लाई लिख लो अगर किसी को कंफ्यूजन हो, ठीक है ना? सर बी गए थे 9 में तो कांस्टेंट लिया था, इसमें आपने डायरेक्ट एवोगाड्रोस लॉ लिख दिया। क्या कह रहे हो? 9 क्लास में तो कांस्टेंट लिख दिया, 9 क्लास में कांस्टेंट यही था ना भाई, एवोगाड्रोस लॉ का 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये कह रहे हो? ये कह रहे हो? सर मैं बोला था 9 क्लास में जब जनरल गैस इक्वेशन प्रूव करी थी ना, तो हमने बॉयस लॉ 400 लिखा था और कांस्टेंट लिया था, आपने यहाँ पे 2 बॉयस लॉ 400 भी लिखा और एवोगाड्रोस नंबर लिख के फिर आप प्रूव कर रहे हैं जनरल गैस इक्वेशन, तो ये समझ गया बात तुम्हारी। मैट्रिक क्लास के अंदर ये इशू है, मैट्रिक का जो चैप्टर 10 था ना, उसके अंदर आपको 2 लॉ पढ़ाए थे, बॉयल्स और चार्ल्स, और इसी इन 2 लॉ की मदद से डेरिवेशन करवाई थी। मैं आपकी बात को समझ गया, सही सवाल किया आपने। बॉयल्स और चार्ल्स लॉ पढ़ाया था, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए ना आपने सपोज कर लिया था फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स, आपने एन ऐसी उठा के गुजर दिया था। आपकी बुक में ये कारस्तानी हुई है, मुझे नहीं पता कि आपकी मैट्रिक क्लास की बुक में ये कारस्तानी क्यों है, क्योंकि जो जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव होती है वो इन 3 लॉज पर होती है। उसूलन आपके मैट्रिक क्लास का जो कोर्स है उसके अंदर एवोगाड्रोस लॉ पढ़ाना चाहिए था, और एवोगाड्रोस लॉ को कंबाइन करके इक्वेशन ड्राइव करनी चाहिए थी, उसूल यही है। लेकिन पता नहीं क्यों आपकी मैट्रिक फिजिक्स की किताब में एवोगाड्रोस लॉ का जिक्र नहीं है, सिर्फ इन 2 लॉज के जिक्र के साथ साथ एन को हम वहां पे कहते हैं कि फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स, ऐसी अपनी मर्जी से नंबर ऑफ मोल्स एन ले लिए। वहां पे बताना मतलब उस वक्त बच्चों को बताया भी नहीं जाता कि एन क्यों लेना, तो एन लेने की वजह एवोगाड्रोस लॉ है असल में, वहां पे बस ऐसे ही उठाया हुआ है। तो असल जो डेरिवेशन है वो यही है जो मैं करवा रहा हूँ,
आप सेकेंड ईयर में जाओगे, सेकेंड ईयर में भी फिजिक्स के अंदर ना ये आएगी, ये डेरिवेशन आएगी, ये पूरे लॉज भी दोबारा रिपीट होंगे सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में एवोगाड्रोस लॉ पढ़ाया जाता है। सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिजिक्स पता है क्या है? मैट्रिक के जो 19 चैप्टर है ना, वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिजिक्स को डिवाइड कर लो, उन चैप्टर्स को डिवाइड कर लो और उनकी डेप्थ में चले जाओ तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फिजिक्स है। मैट्रिक में चैप्टर 11 होता है हीट का, उसमें आपने ये टॉपिक पढ़ा था। फर्स्ट ईयर में चैप्टर 1 होता है हीट का, उसमें आप ये टॉपिक पढ़ोगे, वहां पे एवोगाड्रोस लॉ आपको पढ़ाएंगे। असल में एवोगाड्रोस लॉ है, मैट्रिक में ही गलती है, इंटर में ही गलती नहीं। ठीक है, क्लियर है अब बात? क्लियर है? जल्दी बोलो। जी सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बता देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं, क्योंकि मुझे बोर्ड बिठाना पड़ेगा ये स्टेप में जाने के लिए। ये स्टेप याद रखना है, अभी यहाँ से आगे कंटिन्यू करूंगा मैं अगले स्टेप में बोर्ड रख करने के। जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया सर, ले लिया सर। अच्छा, अब मैं इस स्टेप को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p मल्टीप्लाई बाय t मल्टीप्लाई बाय n। अब मिटा दो, ठीक है भाई, ये आ गया हमारा स्टेप। अच्छा, एक बात हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी, अच्छा मैथमेटिक्स के अंदर की प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल सॉल्व नहीं होता, हमें इक्वेशन के लिए इक्वल टू चाहिए होता है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाकर इक्वल टू लगाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। ये बात तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। 1/p मल्टीप्लाई बाय t मल्टीप्लाई बाय n। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है r, उस कांस्टेंट का नाम क्या है? वो है r मल्टीप्लाई बाय 1/p मल्टीप्लाई बाय t मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, r क्या कहलाता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, r क्या है? r कहलाता है जनरल गैस कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो जनरल गैस कांस्टेंट होता है, ये कौन सा कांस्टेंट होता है? ये कहलाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू दुनिया जहान में कहीं भी चले जाओ एक ही रहती है, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, r की दो वैल्यूज होती हैं, एक होता है 0.0821 atm dm क्यूब पर मोल्स डॉट केल्विन, और r की एक वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन। ये दो वैल्यूज होती हैं। ज्यादातर हम केमिस्ट्री में इस वाली वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, कि जो न्यूमेरिकल्स में आप ज्यादातर वैल्यू से इनकाउंटर करोगे वो ये वाली वैल्यू होगी, और इसका इस्तेमाल, इस वाली यूनिट का इस्तेमाल ज्यादातर फिजिक्स में होता है। तो केमिस्ट्री के लिए आप ये वाली कांस्टेंट की वैल्यू याद रखिएगा, यूनिट याद रखिएगा। ये फिजिक्स में होता है लेकिन कभी कभार केमिस्ट्री में भी यूज हो जाता है। पत्थर की लकीर नहीं है कि ये फिजिक्स में ही होगा, कभी कभार केमिस्ट्री में भी होगा। अब इसी स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा आगे ब्रॉड करता हूँ, तो p इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ भेजूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा p से जाके, ये हो गया pv इज इक्वल टू rtn। इसको रीएडजस्ट कर लो, क्या हो जाता है? pv इज इक्वल टू nRT। ये आ गई जनरल गैस इक्वेशन। इसको कहते हैं हम जनरल गैस इक्वेशन। क्लियर? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? सर जब हम ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये फर्स्ट वाली करेंगे ना? मतलब फर्स्ट वाली, हाँ न्यूमेरिकल्स में ये वाली ज्यादा। ठीक है, आज समझ में आ गई? जी सर। जी सर। तो फिर आगे चलना है। डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुई, इस डेरिवेशन के दो हिस्से, पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ, अभी दूसरे पे चलते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट बनाकर जो आपके पास नोट करना है, ऐसे लिखना कि जनरल गैस इक्वेशन। स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर। अच्छा, जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास आ गई है, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है ना, तो PV इज इक्वल टू nRT जनरल गैस इक्वेशन आ गई। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कंसिडरेशन कर रहा हूँ फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अगर 1 मोल गैस का हो, कोई भी गैस है 1 मोल है उसका, तो n की जगह पे 1 पुट हो जाएगा। जब n की जगह पे 1 पुट हो जाएगा तो क्या रह जाएगा? PV इज इक्वल टू, इधर 1 पुट हो गया, इधर आ गया RT। क्या हो गया? ये PV इज इक्वल टू RT हो गया।
ये स्टेप समझ में आया? जी सर। अच्छा, अगर मैं जो इधर टी मल्टीप्लाई हो रहा है आर से, अगर इसको मैं दूसरी तरफ भेजकर डिवाइड करवा दूं, पीवी इज इक्वल टू टी, आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन टी, ये स्टेप समझ में आया? जी सर। जी सर। अच्छा, इस स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया, अरेंजमेंट की है, यानी कि पी वी को मल्टीप्लाई करके टी से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो क्या होगा? क्या होगा वो जल्दी बताओ। आर आर होगा। आर आर क्या होगा। है? आर क्या है? कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, अगर आर 0. अगर आर कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पर फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेज ऑफ सिस्टम लिख सकता हूँ। फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेज ऑफ सिस्टम, सिस्टम का इनिशियल और फाइनल स्टेज यानी कि P1 V1 डिवाइडेड बाय T1, सही है, इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2 कर सकता हूँ? जी सर। अब इसको Yes, sir. ब्रॉड सेल्स में ले लेते हैं। तो ये तो आ गया आपके पास here P1 V1 और T1 हो गया। इफ अगर ऐसा हो कि P1 चेंज हो जाए P2 में एंड T1 चेंज हो जाए T2 में, यानी टेम्परेचर चेंज हो जाए और वॉल्यूम चेंज हो जाए V2 में, तो फिर क्या होगा? सिमिलरली अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा? P2 V2 डिवाइडेड बाय T2 विल बी इक्वल टू R। R तो वही रहेगा ना, कांस्टेंट है, R में तो फर्क नहीं आएगा। इसको क्या दिया इक्वेशन 1, इसको क्या दिया इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस की एक साइड सेम है, R दोनों तरफ आ रहा है, कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग, बल्कि इक्वेशन 2 नहीं गया उसको क्योंकि वो सीक्वेंस में आ रहा था। इक्वेशन 4 करो इसको, इक्वेशन 5 करो इसको। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करोगे क्या आ जाएगा? P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। इसको हाईलाइट कर लो। इसको हम सेकंड फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। जनरल गैस इक्वेशन की सेकंड फॉर्म भी कही जाती है इसको एक और नाम भी देते हैं, इसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। तो इसके दो नाम हैं। कैमरा थोड़ा नीचे कर लें। जी बेटा, मैं देख रहा था कि फोकस से आउट तो नहीं हो गया। हाँ, फोकस थोड़ा सा आउट था। ठीक है, अब सही है? सही बेटा? जी सर। आगे आपके पास पूरी कन्वर्जन, पूरी इक्वेशन। पहले जो हमारे पास आई थी वो थी जनरल गैस इक्वेशन। ये जो अभी हमारे पास आई है ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। तो सवाल पेपर में ना दो तरीके से आ जाता है। कभी आपसे वो कहता है कि जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव करो। अगर जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव करने के लिए कहा जा रहा है ना, तो जो जहां पे जनरल गैस इक्वेशन आकर खत्म हुई थी ना, आपने उसको वहीं तक ड्राइव करना है। जनरल गैस इक्वेशन से आपने आगे नहीं जाना, ठीक है? अगर वो जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं, यानी कि ये वाला काम नहीं करना, यहीं तक ड्राइव करके छोड़ देना। लेकिन अगर वो आपसे सवाल में कह रहा है कि आपने सेकंड फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन बतानी है या इक्वेशन ऑफ स्टेट्स बतानी है, तो आप शुरू करोगे जनरल गैस इक्वेशन से, पहले ये निकालोगे और फिर जनरल गैस इक्वेशन से करते करते यहाँ पर आओगे। अच्छा, कोई ये बोले कि सर ऐसा नहीं कर सकते कि अगर वो हमें इक्वेशन ऑफ स्टेट्स कह रहा है तो हम ये जनरल गैस इक्वेशन लिखें डायरेक्ट और लिखकर जो है वो फिर यहाँ तक आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आपका पैटर्न सेम रहेगा। पहले आपने लॉ की स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, फिर तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करके जनरल गैस इक्वेशन बनाओगे, फिर ये स्टेप करते करते इक्वेशन ऑफ स्टेट्स निकालना। अगर वो कह रहा है सिर्फ जनरल गैस इक्वेशन पे रुक जाओ तो यहीं रुक जाना। अगर वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ स्टेट्स पे, तो शुरू से लेकर आखिर तक आ।
बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। परेशानी? ओ सर। ठीक है, नो सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लास ऑफ करेंगे। No, sir. ले लिया सर। ले लिया? चलें। अच्छा, मैं अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़।